एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर का नाम है जमींदार और कृषि वाला चैप्टर है ये। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। एक यही चैप्टर था जो बचा हुआ था, हालांकि आपकी नज़रों में बचा हुआ है पर मेरी तरफ से मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले बना रखे हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से मेनली 3 क्वेश्चन जो थे वो बड़े मार्क्स में आते थे, यानी 8 मार्क्स में आते थे। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं ये बता देता हूँ शुरू में ही, आप इनको जरूर पढ़ना। एक तो जमींदार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। दूसरा महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ठीक है, ये था। तीसरा जो क्वेश्चन था इसमें से वो ये था कि पंचायत था ना, इसमें पंचायत वाला ये। चौथा अगर हम देखें तो आईने अकबरी के बारे में आप पढ़ सकते हो। अब ये जो 4 टॉपिक है, आईने अकबरी, जमींदार, महिलाओं की स्थिति, चारों ही क्वेश्चन पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, लेकिन वो आपको शायद ना मिले क्योंकि वो एपिसोड वाली वीडियो में मैं 50 बार बता चुका हूँ, लेकिन इन चीज़ों पे कोई ध्यान देता नहीं है और बाद में फिर यही बात होती है कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। तो इसलिए मुझे दोबारा मेहनत करके बनानी पड़ रही है। अब मैं दोबारा से बना रहा हूँ और ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को। और डीपली जानना चाहते हो तो आप उन वीडियोज़ को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत 9 वीडियो बनाई है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस हैं। अभी देख लोगे तो ठीक रहेगा कि बाद में फिर कहीं पछताना हो कि भाई इसमें तो क्वेश्चन था और मैंने करा नहीं। तो ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये 2012 में आया हुआ है पेपर में। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करो। जो कृषि उत्पादन होता था, यानी जो खेती वगैरह होती थी, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या भूमिका थी, महिला उसमें काम करती थी या नहीं। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करो। तो इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन और डायरेक्ट भी आ सकता है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। मध्यकाल में समाज में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कृषि कार्य में सहयोग देती थी, यानी महिलाएं भी खेती के काम को करती थी। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। कंधे से कंधा मिलाकर इसका मतलब ये है कि मतलब उनके साथ पूरा सहयोग करती थी खेती से रिलेटेड कामों में, ठीक है। कंधे से कंधा मिलाकर, ये इसका मतलब वो मत समझना कि कंधे से कंधा मिलाकर खेती करती थी, कहीं आप दूसरे तरीके से सोचो। मर्द जो थे वो खेत जोतते थे, हल चलाते थे, और महिलाएं जो थी वो बुआई करती थी, निराई करती थी, कटाई करती थी, इस तरीके से। और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। और छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, तो स्त्रियों का कृषि में सहयोग आवश्यक हो गया। क्योंकि व्यक्तिगत जो पर्सनल कृषि होती है, मतलब कोई पर्सनल रूप से 1 आदमी 2 आदमी अपने परिवार अपने घर के लिए करता है, तो व्यक्तिगत कृषि के विकास के लिए घर परिवार के साधन और श्रम ही उत्पादन की बुनियाद थे। क्योंकि इसमें वो बाहर से नहीं ले सकते थे मजदूर वगैरह, क्योंकि इतना नहीं हो पाता था, तो घर के लोग ही मिलकर करते थे काम, ठीक है। ऐसे समय लिंग बोध के आधार पर किया जाने वाला तर्क मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर भेदभाव करेंगे तो भाई काम नहीं हो पाएगा। तो ये था, ये मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी कि व्यक्तिगत कृषि के विकास के कारण महिलाओं का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यानी जितना काम पुरुष कर रहे हैं उसमें मेहनत का उतना ही काम महिलाएं भी कर रही हैं, और मिलकर क्या करते थे, वो कृषि उत्पादन के कामों में करते थे। तो महिलाओं की भूमिका आ जाएगी तो दोस्तों आप बता दोगे, बिल्कुल ईजी था ये टॉपिक। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, यहां से देखो क्या है। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो ये है कि कृषि का जो इतिहास है, अगर कृषि के इतिहास को लिखते हैं तो उस वक्त आइन को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन कौन सी समस्या मिलती है। अगर कृषि इतिहास लिखने में आइन का इस्तेमाल करा जाता है, आइन अकबरी का, तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं, तो हमको दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो पहला पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें सभी प्रांतों से एक ही ढंग के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए, यानी हर जगह से ना एक तरह के आंकड़े नहीं मिले। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें बंगाल और बिहार के जमींदारों की, तो इनके बारे में जानकारियां जो थी वो विस्तार से मिली है, यानी बहुत अच्छे से मिली है। लेकिन अगर हम अन्य प्रांतों की बात करें तो हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिली, यानी कि सब जगहों के बारे में एक जैसी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे एक ये टॉपिक बन जाएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि उस समय की वस्तुओं के मूल्यों और श्रमिकों के वेतनों के बारे में
उन्हीं क्षेत्रों से जानकारी मिली है जो राजधानी आगरा और उसके आसपास थे। यानी जो उस समय जो वस्तु की कीमत थी या जो श्रमिक थे उनको वेतन वगैरह दिया जाता था, उनको पैसा मिलता था, वो आगरा और उसके आसपास जो हैं उन्हीं जगहों के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है इसमें, तो ये समस्या थी। तीसरी क्या है कि खेतों में नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए ग्रामीण और जमींदारों के बीच रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य द्वारा किए गए थे उसका वर्णन आइन में किया गया था, लेकिन इसकी विश्वसनीयता को परखना बहुत आवश्यक था। यानी जो खेत थे उनकी नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए ग्रामीण और जमींदारों के बीच रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य द्वारा किए गए थे उसका वर्णन जो है वो आईने अकबरी में किया गया है। लेकिन उसकी जो विश्वसनीयता है कि उस पर कैसे विश्वास करें, क्या उसमें सही है क्या उसमें गलत है, इस पे थोड़ा मतलब विश्वास कर पाना, इसको परखना आवश्यक है। अब आते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन के अगले पॉइंट पे। तो इन समस्याओं के से निपटने के लिए इतिहास क्या करते थे कि आईन अकबरी के प्रयोग के साथ साथ उस काल में अन्य लोगों द्वारा लिखे गए, मतलब आईन अकबरी तो लिया उन्होंने, उसी टाइम पे उसी समय में अगर अन्य जो लोग थे उनके द्वारा कोई अगर स्रोत मिल जाते हैं लिखे हुए तो वो उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आईन अकबरी जो लिखी गई थी वो मुगल दरबार को ध्यान में रख के लिखी गई होगी, लेकिन जो अन्य स्रोत होंगे वो किसी और तरीके से लिखे गए होंगे, तो उससे क्रॉस चेक हो जाता है जिन्हें मुगल साम्राज्य से अलग इलाकों में लिखा गया था। इसी काल में आए यात्री, आपको पता है यात्री भी बहुत आए थे, उनके द्वारा लिखे गए विवरणों से भी इसकी सत्यता जो है, इसकी सच्चाई जो है परखी जा सकती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कई दस्तावेज भी उस समय कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो वहां से इतिहासकार जानकारी ले लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहां से हम इन दोनों ही क्वेश्चनों को समझ चुके हैं। 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, उन 4 में से ही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, लेकिन क्या पता भाई कोई दूसरा भी आ जाए, तो फुल गारंटी तो किसी चीज की होती नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन है, एक जमींदार वाला, एक पंचायत वाला, एक महिलाओं की स्थिति वाला और एक आईन अकबरी। तो ये चारों ही क्वेश्चन मैंने एपिसोड वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया, आप वहां से देखेंगे क्लियर समझ में आएगा एक एक पॉइंट, तो जरूर देखें। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो 16वीं और 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं। यानी जो 16वीं 17वीं सदी थी उसमें जो कृषि उत्पाद था उसको किस हद तक एक महज सिर्फ मतलब गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं, कि मतलब जो कृषि उत्पादन होता था सिर्फ गुजारे के लिए हो पाता था। कैसे कह सकते हैं, अपना उत्तर दो। तो ये है हमारा क्वेश्चन और ये हमारी बुक से है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या आएगा आंसर। तो बताते हैं दोस्तों इसका आंसर, 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन को महज गुजारे के लिए खेती कहना सही नहीं होगा, ठीक है, उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके कुछ पॉइंट है, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि आजकल की तरह जो मुगल शासन था उसमें भी खरीफ और रबी इन दो मुख्य दो फसलें उगाई जाती थी। एक खरीफ आपको पता है पतझड़ वाला मौसम है, एक रबी जो बसंत वाला मौसम है। आज भी ऐसे ही उगाया जाता है, उस टाइम भी ऐसे ही होता था। परंतु जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन हमेशा मौजूद रहते थे वहां पे साल में 3-3 फसलें भी उगा ली जाती थी, जहां पे सिंचाई के साधन हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सिर्फ उन जगहों पे। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि पैदावार की वैरायटी बहुत थी। विविधता का मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा थी। जैसे हम बात करें आगरा में तो वहां पे 39 तरह की फसलें उगाई जाती थी। अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहां पे 43 तरह की पैदावार की जाती थी, फसलें उगाई जाती थी। अगर हम बात करें सिर्फ बंगाल की तो यहाँ पे सिर्फ बंगाल में ही 50 तरह के चावल उगाए जाते थे, यानी चावल की 50 किस्मों को उगाया जाता था। तो देखो कितनी ज्यादा वैरायटी थी खेती में, और दोनों मौसमों में उगाई जाती थी। आगे आते हम तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों, मुगल काल में किसानों को सर्वोत्तम फसलों जैसे कपास, गन्ना और की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इन फसलों की पैदावार से राज्य को अधिक टैक्स मिलता था। क्या मिलता था? टैक्स मिलता था। इसलिए मध्य भारत और दक्कनी यानी दक्षिणी पठार में कपास पैदा की जाती थी। तिलहन, ठीक है भाई, तो ये था, इसलिए मध्य भारत जो था दक्कनी, यहाँ पे कपास पैदा की जाती थी और इनकी जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा थी। तिलहन और सरसों यानी तेल से रिलेटेड, दलहन यानी दालों से रिलेटेड जैसी नकदी फसलें भी पैदा की जाती थी, ठीक है, क्योंकि इनसे जो पैसा होता था जल्दी मिल जाता था इन फसलों से। बंगाल अपनी चीनी के लिए फेमस था।
बंगाल अपनी चीनी के लिए फेमस था। 17वीं शताब्दी तक विश्व के कई भागों में नई फसलें आ गई भाई, जैसे कि मक्का अफ्रीका स्पेन से, टमाटर आलू मिर्च अनानास पपीता, ये सब भारत में आई और इनकी पैदावार होने लगी। एक चीज याद रखना दोस्तों, हम ना कई सब्जियों को हमें ये नहीं पता कि कौन सी सब्जी या फिर कौन सी फसल जो है हमारी अपनी देश की है। ये जो आलू टमाटर या सोयाबीन वगैरह कई मिर्च है जो हम सोचते हैं कि शायद ये हमारे देश की है, पर आप मूल रूप से सोचोगे ना, अभी आप अगर नेट पे कभी सर्च करोगे तो ये ज्यादातर चीजें ना विदेशों मतलब कहीं अलग अलग देशों से आई है हमारे देश में, जिसकी खेती बाद में की जाने लगी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो इनकी पैदावार होने लगी। इस प्रकार एक औसत किसान, एक एवरेज जो किसान होता था, वो भूमि पर पेट भरने के लिए उत्पादन और व्यापार के लिए उत्पादन किए जाते थे। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, क्या मतलब जो किसान था वो सिर्फ गुजारे के लिए, यानी कि अपने गुजारे के लिए, अपना पेट भरने के लिए खेती करता था? तो हमने बोला नहीं। तो यहां पे हमें आंसर मिल गया ना कि जो किसान था वो भूमि पर पेट भरने के लिए उत्पादन करता था, लेकिन व्यापार के लिए भी उत्पादन किए जाते थे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे गुजारे के लिए तो गुजारे के लिए तो हो ही रहा है, प्लस में व्यापार के लिए भी हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीजें बताने के बाद समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इस टाइम पे क्या होता था दोस्तों, दो तरह की खेती होती थी, एक खरीफ और एक रबी जो आज के टाइम पे होती है। दूसरा क्या था कि पैदावार जो थी उसमें बहुत वैरायटी थी। आगरा में 39 तरह की, दिल्ली में 43 तरह की और बंगाल में केवल बंगाल में 50 तरह की किस्मों के चावल उगाए जाते थे। मुगल काल में क्या हुआ था कि सर्वोत्तम फसलें जैसे कि जिनसे कामिल बोला जाता था, जिसे जैसे कि उदाहरण दूं कपास और गन्ना, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि इसमें ना पैदावार से राज्य को टैक्स ज़्यादा मिलता था, तो वो उसको प्रोत्साहित करते थे किसानों को ताकि वो इन फसलों को उगाए। और इसलिए मध्य और दक्षिणी भारत में के जो पठार है वहाँ पे कपास पैदा की जाती थी। तिलहन सरसों यानी तेल और दाल से रिलेटेड फसलें भी उगाई जाती थी क्योंकि ये नकदी फसलें होती थी। इसके अलावा और भी अन्य फसलें उगाई जाती थी, ये सारा हमने पढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि व्यापार के उद्देश्य से भी खेती की जाती थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह से बदल गई। यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जंगलवासी थे, उनकी जो लाइफ थी वो कैसे बदल गई, हमको ये बताना है। तो दोस्तों ध्यान से देखो इसे और समझने की कोशिश करो। 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या था कि भूमि के विशाल भाग जंगल और झाड़ियों से घिरे थे। ये क्षेत्र झारखंड सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट तक था फैला हुआ था। अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि एवरेज अगर हम देखें तो 40% क्षेत्र शामिल था इसमें, जंगलों में, इस तरीके में। तो जंगलवासी जो थे वो साधारणतः अपना जीवन यापन जंगल के उत्पादों और शिकार स्थानांतरित खेती से करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपनी जिंदगी बिताते थे जंगलों से मिले उत्पादों पे, जो भी इनको जंगलों से खाने पीने को मिल जाए, फसल, कंदमूल, फल या जो भी, उन पे निर्भर रहते थे। शिकार करते थे ये लोग और स्थानांतरणीय खेती करते थे, यानी झूम खेती इस तरह से करते थे। और जो ये क्या करते थे, मौसम के अनुसार गर्मियों में मछली पकड़ते थे, गर्मी के मौसम में मछली पकड़ते थे, मानसून में खेती करते थे क्योंकि बारिश होती थी तो इनको खेती के लिए पानी मिल जाता था। सर्दियों में क्या करते थे, शिकार करते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे और यही लगातार गतिशीलता उनके जीवन का आधार थी, यानी इसी तरीके से उनकी लाइफ चलती थी। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, जंगलवासियों का जो जीवन था वो कई परिवर्तन आए। अब मैं फिर से इतना रिवाइज कर दूं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, भूमि का जो ज्यादातर भाग था वो जंगलों से घिरा हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 40% जो भाग था वो जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलवासी जो लोग थे वो जंगलों से ही अपना जीवन यापन करते थे, यानी जंगल से मिलने वाली चीजों को जैसे उत्पाद शिकार करना, स्थानांतरित खेती करना, ये काम करते थे। गर्मी में ये लोग मछली पकड़ते थे, मानसून में ये लोग खेती करते थे, शरद में ये लोग शिकार करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे। इस तरीके से इनकी लाइफ चलती थी। आई होप इतनी बातें आपको ध्यान से सुनी होगी, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं जंगलों के बाहर, जंगलों में क्या हुआ, क्या बदलाव आया ये देखते हैं। जंगलों में बाहरी शक्तियां जैसे राज्य के अधिकारी यानी सरकार के यानी कि शासन के अधिकारी थे, उन्होंने प्रवेश करना शुरू कर दिया। राज्य को जरूरत पड़ती थी हाथियों की, क्योंकि भाई उस वक्त युद्ध जो होते थे उनमें हाथियों का प्रयोग होता था। तो इसलिए साधारणतः क्या हुआ, जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश यानी जंगलवासियों से जो टैक्स वगैरह जो भी इनको लेना था अक्सर हाथियों के रूप में होती थी। ये क्या करते थे भाई, जंगलवासियों से कहते थे चलो भाई तुम इतने हाथी दे तुम, ठीक है। सेकंड पे क्या है कि मुगल राजनीतिक विचारधारा के अनुसार, मुगलों के अनुसार ये थी कि सबको न्याय प्राप्त करना
प्राप्त कराना राज्य का मेन काम है, यानी राज्य की जिम्मेदारी है, यानी शासन की जिम्मेदारी है। अतः शिकार के बहाने मुगल शासक क्या करते थे, साम्राज्य के विभिन्न भागों में जाते थे और जंगलवासियों की समस्याओं को सुनते थे, उनकी शिकायतों को सुनते थे, उनका समाधान करते थे। तो इस तरीके से भी इनकी जिंदगी जो थी वो बदलने लगी थी। फिर क्या हुआ, 16वीं सदी में मुकुंदराज चक्रवर्ती, ये बंगाली कविता चंडी मंगल के अनुसार कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया किया गया, यानी खेती के लिए जंगलों का सफाया किया गया। इससे जो जंगलवासी थे उनके लिए जीवन की आवश्यकता पूरा करना आसान नहीं रहा, क्योंकि ये तो जंगलों पे निर्भर थे, जंगलों से प्यार था इनको, जंगलों में रहते थे। लेकिन अब कृषि के लिए क्या कर रहे हैं लोग, जंगलों को साफ कर रहे हैं, तो इनकी जो जिंदगी है वो थोड़ी थोड़ी मुश्किल में पड़ने लगी है। वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल, जो मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से खेती की जाती है। वाणिज्यिक खेती का प्रभाव जंगल वासियों पर भी पड़ा। जंगल के उत्पाद जैसे शहद हो गया, मधुमोम हो गया, लाख हो गया, इनकी मांग बहुत ज़्यादा थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और हाथी पकड़े और बेचे जाते थे, ये हाथियों की भी डिमांड थी। तो व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं की अदला बदली होती थी, क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं लिया जाता था कि भाई नोट चलते थे, कोई सामान खरीदा पैसा दिया है, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था, एक्सचेंज सिस्टम था, यानी कि कोई एक चीज लेके दूसरी चीज दे दो, ऐसा होता था। कुछ कबीले जैसे पंजाब लोहानी कबीला भारत और अफगानिस्तान के मध्य व्यापार में लगे। फिर कुछ कबीले मतलब व्यापार करने लगे विभिन्न जगहों से। कुछ कबीलों के जो सरदार थे वो जमींदार बन गए, कुछ राजा बन गए, जमींदार राजा बन गए। अपने ही खानदान के सदस्यों को उन्होंने क्या करा, सेना, अपने ही खानदान के सदस्यों को सेना में भर्ती कर लिया, यानी सेना, अपनी सेना बना ली। सिंध में कबीलाई सेना 6000 घुड़सवार थे, 7000 पैदल सैनिक थे इनके पास। इसी प्रकार असम में अहोम राजा अपने पायक होते थे, यानी जो जमीन के बदले सैनिक सेवा प्रदान करते थे। तो ये था दोस्तों, जितना समझ में आ रहा है ना उतना ही समझो। कोई चीज़ अगर मुश्किल लग रही है तो उसको ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की कोशिश मत करना, उसको बिल्कुल इग्नोर करना। जो समझ में आया उसको समझते चलना। पेपर में कोई 100% नहीं है कि आएगा, लेकिन आ गया तो फिर आपको इतना जरूर याद आ जाएगा पेपर में कि मुझे क्या लिखना है। ठीक है, जो आपने समझा होगा ना उसको अच्छे से समझ लो किसी नई चीज़ को सीखने, क्योंकि जो पेपर से एक दिन पहले का टाइम होता है ना, उस टाइम पे अगर नई चीज़ें ट्राई करोगे तो खुद मुश्किल में पड़ोगे। तो जो पहले से आता है उसको अच्छे से समझो बस। राजतांत्रिक प्रणाली का विकास भी हुआ। उदाहरण आइन के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ युद्ध करने और उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये था दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे बदलाव। ठीक है, तो किस तरीके से उनकी लाइफ बदल गई ये हमने सारा पढ़ा, कि वो कैसे पहले जंगलों में रहते थे, किस तरीके से रहते थे, बाद में क्या बदलाव आया, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है पंचायत वाला। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, तो मैंने इन पे वीडियो बना रखी है, आप पहले उन्हें देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन है कि पंचायत और गाँव का मुखिया किस तरह गाँव ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, यानी उनको चलाते थे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज के नियमन में पंचायत और गांव के मुखिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पंचायत एक अल्पतंत्र की तरह था, यानी एक छोटा सा तंत्र। पंचायत के मुखिया जो थे वो पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। अब एक नंबर का क्वेश्चन यह आ सकता है कि मुकद्दम का मतलब क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है कि मंडम जो भी है मंडल, इसका मतलब क्या है। तो याद रखना कि जो पंचायत के जो मुखिया होते थे उनको कहा जाता था। पंचायत का निर्णय गांव में सबको मानना पड़ता था, यानी पंचायत का जो फैसला है सभी मानेंगे उसको। पंचायत और मुखिया ग्रामीण समाज का नियमन करने के लिए कुछ काम करते थे। देखो क्या क्या करते थे ये लोग, अब इसे देखते हैं। ये करते थे आय और व्यय, यानी जो पैसा आ रहा है और जो पैसा खर्च हो रहा है, ये इसका पूरा हिसाब रखते थे। ठीक है, आय और व्यय का हिसाब रखते थे। गांव की आय व खर्च का हिसाब किताब जो था मुखिया अपनी निगरानी में बनवाता था, कि कितनी आय आ रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सारे काम। और काम कौन करता था, ये पटवारी। ठीक है, पटवारी उसकी सहायता करता था। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि जाति की सीमा में रहना। पंचायत का काम था कि वो ये सुनिश्चित करे कि सभी समुदाय के लोग, आपको पता है जाति प्रथा थी देश में, सभी समुदाय के लोग अपनी जाति की सीमा के भीतर रहें। यानी आपको पता है कि कुछ जातियां ऊंची जाति मानी जाती थी, कुछ जातियां नीची जाति मानी जाती थी। तो उनका ये था कि सभी जातियां जो है वो अपनी सीमा में रहें, कोई मतलब ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करें। इनका कहने का मतलब ये था। पूर्वी भारत में सभी विवाह मंडल की उपस्थिति में होते थे
अब मंडल कौन है, अभी बताया था मुखिया, यानी मुखिया की उपस्थिति में होते थे, मुखिया होगा तभी विवाह हो गए। इसके अलावा जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया का काम होता था। तीसरा पॉइंट है कि जुर्माना, पंचायत को जुर्माना लगाने का और निष्कासित यानी निकालने की शक्ति थी। ऐसे में वो दंड देने का उद्देश्य जातिगत रिवाजों के अवहेलना को रोकना था। यानी कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो पंचायत उसको जुर्माना लगा सकती थी, चाहे तो उसको निकाल भी सकती थी। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आप याद रखना। आगे देखो, पंचायत, जाति, पंचायत व शक्तियां। गांव में हर जाति की अपनी क्या होती थी, एक पंचायत होती थी जो काफी शक्तिशाली होती थी। एग्जाम्पल अगर बोले तो राजस्थान में जाति पंचायतों को काफी शक्तियां प्राप्त थी, जैसे दीवानी झगड़े, यानी मान लो कोई क्रिमिनल केस, लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका फैसला कर सकती थी पंचायत, इतने अधिकार थे पंचायत को। जमीनी विवाद हो गया कोई तो उसको निपटारा करती थी। विवाहों के जातिगत मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित करना, कर्मकांडीय वर्चस्व का क्रम निश्चित करना, ये सारे काम कौन करता था, जाति पंचायतें करती थी। आगे आते हम देखते हैं क्वेश्चन, पॉइंट है हमारा 5th, पंचायत व ऊंची जाति के, यानी कि 5वां पॉइंट है पंचायत और ऊंची जाति या राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें। कभी कभी क्या हुआ है कि पश्चिम भारत जो है उसमें विशेष रूप से राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे सामूहिक रूप से ऊंची जाति या राज्य के विरुद्ध जबरदस्ती टैक्स वसूली या बेगार वसूली की शिकायत की जाती थी। यानी कि कई बार ऐसा हुआ है कि पश्चिमी जो भारत है, जैसे कि राजस्थान महाराष्ट्र में, यहाँ पे कई बार ऊंची जाति जो है वो राज्य के विरुद्ध यानी सरकार के खिलाफ, यानी सरकार का काम है ये करना, लेकिन ऊंची जातियां जानबूझकर मतलब टैक्स इकट्ठा करती थी, इनकी शिकायतें की जाती थी। ऐसे मामलों में पंचायत क्या करती थी, समझौते का सुझाव देती थी। यह प्रार्थना पत्र या शिकायतें निम्न तबके के लोगों द्वारा की जाती थी, कि जो निम्न तबके के लोग होते थे वो प्रार्थना पत्र देते थे, शिकायत करते थे पंचायत को कि भाई ये जो हैं ये ऊंची जाति के व्यक्ति हैं और ये हमसे क्या मांग रहे हैं, जबरदस्ती टैक्स मांग रहे हैं। समझौता ना होने की स्थिति में किसान गांव छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि जोतने योग्य खाली भूमि उपलब्ध थी जबकि श्रम की कमी थी। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा है पंचायत से रिलेटेड। आपको ना इसे एक बार एनसीईआरटी में पढ़ना है, वहां पे आपको थोड़ा डिटेल में दे रखा है, इससे ज़्यादा अच्छा आंसर है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब एक बार हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने आगे वीडियो में। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो दोस्तों आप उन वीडियो को देखो, जमींदार वगैरह वहां से बताता हूं, और चलते हैं फिर आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कुछ टॉपिक यहां से बता देता हूं मैं आपको बुक में से। देखो ये टॉपिक रह रहा था ना, चलो यही बता देते हैं, जमींदार। एक सेकेंड, देखो जमींदार, मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम बात नहीं करेंगे एक ऐसे तबके की जो जमींदार होता था। जमींदार जो था वो एक अमीर व्यक्ति होता था। ये जमींदार जो थे ये अपनी जमीन के मालिक होते थे, इनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, और ग्रामीण समाज में यानी गांव में इनकी जो हैसियत होती थी वो बहुत ऊंची होती थी। ठीक है, इनको विशेष आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण था जाति, और दूसरा कारण था कि लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, कि ये कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे राज्य को। जमींदार जो होते थे ये कौन होते थे, ये अपनी जमीन के मालिक होते थे। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि ये ना एक शोषण करने वाला तबका था, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये शोषण करने वाला तबका था। मैं आपको मेन चीज़ हाईलाइट करके दिखाता हूँ और फिर वहाँ से आपको बताता हूँ इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखो दोस्तों कि जमींदारों की समृद्धि की वजह इनकी क्या होती थी, विस्तृत जमीन होती थी, यानी इनकी मिल्कियत, इनका शासन यानी इनकी संपत्ति होती थी। कि इनकी जो समृद्धि थी वो इसलिए क्योंकि इनके पास ज़मीन बहुत होती थी। अब आते हैं हम आगे कि इनकी ज़मीनों पर क्या होते थे, दिहाड़ी मजदूर, यानी कि मजदूर आते थे वो इनकी ज़मीनों पर काम करते थे।
ठीक है, ये अपनी जमीन को बेच भी सकते थे और चाहे तो गिरवी भी रख सकते थे। क्या होता था, ये अपनी जमीन देते थे पट्टे पे, बोलते हैं उसको, बटाई पे, कि अपनी जमीन बटाई पे दे दी, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा किसान, वो उस पर खेती करेगा साल भर, बाद में जो फसल मिलेगी उसमें से कुछ हिस्सा खुद रख लेगा, बाकी आधा हिस्सा मतलब इनको दे दिया जाता था। तो ऐसा था। जमींदारों की जो ताकत थी इस बात से भी आती थी कि अक्सर राज्य की ओर से टैक्स वसूल करते थे ये, यानी जो शासन था उनकी तरफ से ये टैक्स वसूली का काम करते थे। इसके बदले में इन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था, कुछ पैसा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था कि इनके पास पता क्या होता था, इनके पास किले होते थे और इनके पास अपनी खुद की भी सैनिक टुकड़ियां होती थी। जैसे इनके पास घुड़सवार हो गए, तोपखाने हो गए, पैदल सिपाही हो गए, ये सारी चीजें होती थी इनके पास। अगर हम मुगल कालीन गांव की बात करें तो इसमें जमींदारों की वैल्यू जो थी वो बहुत ज्यादा थी। अब आते हैं हम इसके अगले पॉइंट पे, देखते हैं। देखते हैं दोस्तों यहां से कुछ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था। और आगे अगर हम देखें इसमें चल के तो आगे भी हमें बहुत सारी पॉइंट मिलते हैं इनके बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, आपके सामने है कि जमींदार जो थे वो शोषण करने वाला एक तबका था, लेकिन किसानों से फिर भी उनके रिश्ते पारस्परिकता और पैतृकवाद संरक्षण का पुट था। यानी कि कई पीढ़ियों से ये एक दूसरे से जुड़े होते थे कि जमींदार, ठीक है, फिर बाद में उनका परिवार, इसी तरीके से किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में इनकी निंदा भी होती थी। और यहां से देखो दोस्तों, अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, जमींदार वाला क्वेश्चन आता है तो यहां से पॉइंट ये बनेंगे, जमींदार कौन थे, अमीर वर्ग थे, अमीर लोग। दूसरा पॉइंट बनेगा कि ये शोषण करने वाला तबका, किसका शोषण करते थे, किसानों का। तीसरा क्या है, अपनी जमीन के मालिक होते थे, यानी अपनी जमीन के, अपनी संपत्ति के मालिक। फिर क्या है कि ये लोग ना अपनी जमीन किसानों को देते थे खेती के लिए। फिर ये किसानों की मदद भी कर देते थे। कब मदद करते थे, जब कोई किसी किसान के पास अगर जमीन वगैरह नहीं है तो उसको खेती के सामान वगैरह देके भी मदद कर देते थे। और क्या करते थे, ये टैक्स वसूली का काम करते थे, जिसको हम बोलेंगे राजस्व, राजस्व वसूली का काम। समाज में इनका ऊंचा दर्जा था, यानी ऊंची हैसियत थी। और बताओ भाई, और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके, इनको सारी सुविधाएं प्राप्त थी। और क्या था, इनके पास किले थे और इनके पास अपनी सेना थी, अपने घुड़सवार वगैरह होते थे। तो ये जो दोस्तों इतने सारे पॉइंट लिखे मैंने, ये जमींदारों के हैं। तो आपको ये जमींदार यहां से समझ में आ गया होगा। और महिलाओं की स्थिति आपको बता ही दिया है। लगभग मैंने इस चैप्टर के, कम टाइम है हमारे पास, इतना ही हो पाएगा जितना मैंने करा है। इसके अलावा तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपना सपोर्टिंग मटेरियल उठाओ, उसे अच्छे से पढ़ो। तो यहां से भाई पेपर कर दिया आपका। धन्यवाद दोस्तों।